रोटेशन वाले चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चीज़ें सीख रहे थे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही हम लोग को आज दो थ्योरम और सीख लेने हैं। तो एक एक करके शुरू किया जाए। पहले एक हेडिंग डालिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है एक, क्या होता है पहले समझा जाए। तो देखो होता यह है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, यहाँ पर बना दे रहे हैं, लीजिए कोई सा भी बॉडी है, 2D 3D कैसा भी हो सकता है ना। कोई बॉडी है और उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है, मान लो ये बना दे, है ना। इसमें से ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से होके एक्सिस जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का या इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अगर जिसको कि लेटर से इतना कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM लिख दे रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके पैरेलल कोई एक्सिस बना दिया जाए तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला है। अब जैसे कि ये एक एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल कोई सा एक एक्सिस बना देते हैं। मान लो एक एक्सिस यहां से है, तो यहां से ये चीज इसके पैरेलल, यहां से इन दोनों एक्सिस के बीच का जो दूरी है वो लेटर से D है। तो I, इसके अबाउट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है, थ्योरम है, एक रूल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसको कहते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो I है इसके अबाउट, दैट विल बी ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM प्लस, इसमें जोड़ दीजिए मास ऑफ द सिस्टम इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर, मास ऑफ द सिस्टम इनटू D स्क्वायर, इनटू D स्क्वायर, है ना। मास ऑफ द सिस्टम इनटू D स्क्वायर। तो देखो ये रूल यूज करके हम लोग कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल लेंगे। मान लो इसका पता है, इसके अबाउट कितना है पता है, तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन बना दिया जाए, ये है या इधर बना दे या इधर बना दे, बस इसके पैरेलल अगर है तो ये रूल लगा सकते हैं। तो ICM में उतना जोड़ देंगे, कितना, सिस्टम का जितना भी मास है इनटू ये जो दूसरा वाला जो पैरेलल एक्सिस है ना, वो यहां से कितने दूरी पे है, इनटू D स्क्वायर। ये रूल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें। ध्यान क्या रखना है कि पहला तो ये कि पैरेलल एक्सिस होने चाहिए सब। ये जिनको जब ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और जो दूसरा जिसके अबाउट बताना है वो दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, है ना। हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि अमंग ऑल द पैरेलल एक्सिसेस, जितने भी पैरेलल एक्सिस बनाएंगे उनमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। और देखो यहां से भी ये बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है एक्सिस उसके अबाउट है ICM, और उसमें कुछ जोड़ने पर ये I मिल रहा है, मतलब ये I ICM से बड़ा है। मतलब कोई भी लाइन बनाई जाएगी जब इसके पैरेलल तो कुछ तो दूरी पे होगी, तो जो कुछ दूरी पे होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा ना, M सिस्टम इंटू D स्क्वायर, उतना तो जुड़ेगा ना इसमें, तब ये मिलेगा। तो मतलब मिनिमम किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें कि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग इसको कभी कभी कहते हैं कि शिफ्ट कर दिए, ICM में MD स्क्वायर शिफ्ट किए, तो यहां से इस एक्सिस को शिफ्ट किए तो ये मिला ना। तो कितने का शिफ्ट करते हैं, तो M मास ऑफ द सिस्टम इनटू D स्क्वायर ना। पॉइंट ये देखो, कह रहे हैं कि कभी भी उल्टा नहीं करेंगे, इधर से इधर नहीं आएंगे, या इसके अबाउट पता है तो यहां से कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते आप। शिफ्ट जब भी करेंगे तो सेंटर ऑफ मास से ही कहीं जाएंगे। जैसे हम क्या करें, मान लो ये I1 है ना, और एक एक्सिस ऐसा है वो भी इसी के पैरेलल है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का I2 है, और ये दूरी मान लो कुछ x है। तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, प्लस M सिस्टम इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं लगा सकते आप। हमेशा क्या करना होगा, अगर I2 पता करना है
I2 पता करना है अगर इस डायग्राम में, तो सेंटर ऑफ मास से ही वहां तक जाएंगे, कहीं और से कहीं और I1 से वहां नहीं जा सकते आप। आपको करना होगा सेंटर ऑफ मास से फिर मास ऑफ द सिस्टम इनटू और फिर वहां से दूरी d प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना, ये सही है। बात समझ में आ रही होगी शायद। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए एक तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, वहीं से कहीं जा सकते हो आप, है ना, ये नहीं कि कहीं और से कहीं और चले गए, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुआ ये। ऐसा एक डायग्राम बनाइए और ये चीज लिख दीजिए, यही थ्योरम का रूल है, ये वाला, है ना। ये लिखने के बाद नीचे लिखिएगा कि ये क्या क्या है ना। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि आईसीएम है, वो I1 डायग्राम में बनाई हुआ जो बताना है। डी के लिए लिख दीजिए कि क्या है, लिखिए यहां पर नीचे, हियर डी इज डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ, नहीं, डिस्टेंस ऑफ द, ऐसे लिख दीजिए, हियर डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, है ना। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डायग्राम में वैसे ये भी बना दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सा है डी। चलिए, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं क्वेश्चंस में। और एक और थ्योरम बहुत यूज करते हैं क्वेश्चन में, जो होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। चलिए, तो ये भी लिख दीजिएगा इसके नीचे, ये वाला रूल, ये वाली बात कि कहीं और से कहीं और नहीं जाएंगे, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही है। चलिए, एक और हेडिंग डालिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसमें लिखा जाए, पहले एक हेडिंग डाल दिए तो डायग्राम बनाते हैं पहले, तो रुक जाओ। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जहां हेडिंग डाले हैं, हेडिंग के ही साथ में बगल में ब्रैकेट करके लिख दीजिए, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। केवल प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं, 2 डायमेंशनल बॉडी होना चाहिए। जैसे कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी हो, लेकिन 2 डायमेंशनल हो, है ना। 3D में कौन सा, जैसे स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, प्रिज्म है, ये सब 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं। इनके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो किसी के लिए भी लगा सकते हैं आप, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल प्लेनर बॉडीज के लिए ही लगा सकते हैं। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। और ऐसा एक डायग्राम बनाने जा रहे थे, कोई प्लेनर बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ प्लेनर बॉडी है, ये हो गया, है ना, कोई प्लेट जैसा है ना, कोई प्लेनर बॉडी है ऐसा। और देखो डायग्राम समझो पहले क्या कर रहे हैं। ये जो प्लेनर बॉडी है, इसके प्लेन में ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए जाएंगे। तो इसका जो प्लेन है, उसी प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई ऑब्वियसली, जैसे कि ये प्लेन है तो इधर एक्स और इधर वाई, ऐसा एक्स ऐसा वाई, जो तीनों एक्सिस बनाते हैं ना, वो कैसे बनाने होंगे, तो एक्स और वाई जरूर उसके प्लेन में ही बनाइएगा, तभी ये रूल आप सही से लगा पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए एक्स और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस ऑब्वियसली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस इसके प्लेन में है तो जेड एक्सिस ऑब्वियसली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। अब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इस पूरे बॉडी का, प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है और वाई एक्सिस के अबाउट पता है, तो जेड एक्सिस के अबाउट कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आई अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। ये रूल है जिसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
पहले तो डायग्राम बना के ये चीज लिखिए, फिर हम इसके नीचे बात करते हैं कि क्या क्या है ना। चलिए, तो यहाँ ऐसा लिखने के बाद नीचे लिखिएगा हियर Ix, Iy and Iz are moment of inertia of the system about x, y and z axis. x के अबाउट ये, y के अबाउट ये, z के अबाउट ये। नोट करके अब इसी में कुछ बातें लिखा जाए। जैसे कि पहली बात तो ये कि भाई ये जो रूल है वो केवल प्लेनर बॉडीज के लिए है। ये फिर से लिखिए जरा नोट का पहला पॉइंट, दिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। एक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर जो x और y एक्सिस चूज कर रहे हैं हम लोग, वो दोनों एक्सिस x और y एक्सिस दोनों ही इस बॉडी के प्लेन में होना चाहिए। मतलब ये प्लेनर बॉडी जो है इसका एक प्लेन भी तो होगा, प्लेनर है तो इसका कोई प्लेन होगा ना, उसी प्लेन में xy प्लेन होना चाहिए, है ना। या ऐसे बोलें कि ये जो बॉडी है ये xy प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। x और y एक्सिस दोनों ही इसके प्लेन में होने चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। या इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि ये जो पूरा बॉडी है ये xy प्लेन में लाई करना चाहिए। लिखा जाए सेकंड पॉइंट में, हियर x एंड y एक्सिस शुड बी इन प्लेन ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। ऑब्वियसली फिर z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये प्लेनर बॉडी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया। और एक बात कि कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो ओरिजिन लिए हैं हम, ये तो बता दिया गया कि x और y इसी के प्लेन में लेना है, z इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, ओरिजिन कहाँ लेना है, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या इसके सेंटर ऑफ मास पे कहाँ होना चाहिए। तो एक बात बताएं, ओरिजिन इसके प्लेन में है होना चाहिए और कहीं भी हो सकता है, इवन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिन यहाँ भी हो सकता था, इधर से x, इधर से y, इधर से z बना देते हैं, मतलब ये तीनों लाइंस को थोड़ा इधर कर दें या बॉडी को ही थोड़ा आगे कर दें। बस ये है कि बॉडी जो है वो xy प्लेन में होना चाहिए, बाकी ओरिजिन उसकी बॉडी के ऊपर हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। ये कोई रूल नहीं है कि वो जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे होना चाहिए, जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है ना। लिख दिया जाए। थर्ड पॉइंट में लिखिए, origin can lie anywhere in the plane of body, बॉडी के प्लेन में बस हो, कहीं भी हो सकता है ना। चलिए, तो ये दो रूल्स हैं, इन दोनों रूल्स को हम लोग बहुत यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हम ये रूल्स यूज करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि 3 पॉइंट मासेस का एक सिस्टम है और ये तीनों पॉइंट मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ml²/2 लाए थे और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाए थे 5/4 ml²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। देखो, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ICM लिखा जाएगा, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इस एक्सिस के अबाउट, वो पता करने जा रहे हैं। तो ICM कितना निकाले थे हम लोग पिछले क्लास में, ml²/2, है ना। तो I कितना होना चाहिए, I विल बी इक्वल टू ICM प्लस मास ऑफ द सिस्टम इंटू d²। ये फॉर्मूला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। d क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी, ये दूरी, मतलब कितना, l/2, है ना। तो चलिए यहां पे लिखें ICM कितना हो गया, ml²/2 प्लस मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 3m, d कितना है, l/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ, ये हो गया ml²/2 प्लस 3ml²/4, ये 2ml²/4 प्लस 3, मतलब 5/4 ml² आ गया, है ना। दिस इज इक्वल टू 5
बाई 4 ml स्क्वायर, जो कि पिछले क्लास में लाए थे, सही लाए थे हम लोग ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे आंसर लाया जाता है। चलो अच्छा, एक और ये भी देख लिया जाए एक बार, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसी क्वेश्चन में। तो पिछले क्लास में बात हुई थी कि इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट है ml स्क्वायर बाई 2, और इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर है ना। पिछली क्लास का देखना, ये तीनों लाए थे हम लोग। तो ये देखो, ये प्लेनर सिस्टम हो गया, एक ट्रायंगल तो एक प्लेनर सिस्टम होता है। ये दोनों x और y हो गए, ये z हो गया। नहीं, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, तो दोनों को जोड़ा जाए तो z वाला मिलना चाहिए। ml स्क्वायर बाई 2 प्लस ml स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर। सही है कि नहीं? तो इस वाले क्वेश्चन जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, उसमें हम दिखा रहे थे आपको कि ये दोनों रूल्स जो हैं कैसे सही हो रहे हैं। सही है ना दोनों रूल्स? अच्छा, इसके अबाउट निकाले थे हम लोग, है ना? कितना आया था? 3/4 ml स्क्वायर शायद आया था। और इसके अबाउट भी निकाले थे, वो दोनों जोड़ के देखना इसके अबाउट जो निकाले थे उसके बराबर है कि नहीं, है ना? देखना एक बार, ये दोनों जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। चलिए अच्छा, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग देखो, होता क्या है कि ये तो डिस्क्रीट मास सिस्टम्स का अभी तक हम लोग निकाले नहीं, मासेस टुकड़ों में थे, अलग अलग टुकड़ों में, एक मास यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा वो भी सीखा जाए। कंटिन्यूअस मास सिस्टम कैसा होगा कि मास टुकड़ों में अलग अलग नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक मास यहाँ रखा एक मास यहाँ, है ना? चलिए, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस मास सिस्टम। चलिए देखिए जरा, जैसे कि सबसे सिंपल पहले ये एग्जांपल करते हैं। एक रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ना? ये एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है। कैसे पता करेंगे? तो डिस्क्रीट मास सिस्टम होता तो सिग्मा mi/ri स्क्वायर, लेकिन कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए क्या करना होगा आपको? एलिमेंट्स लेने होंगे बॉडी के अंदर, अपने से टुकड़े बनाने होंगे। टुकड़ों में मासेस है नहीं, तो आपको टुकड़े लेने होंगे, एलिमेंट्स लेंगे। और कोई डीएम मास का अगर एलिमेंट है और वो अगर एक्सिस से r दूरी पे है, तो जैसे mi/ri स्क्वायर होता था वैसे dm इंटू आर स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट, पहले समेशन होता था ना, डिस्क्रीट क्वांटिटीज का समेशन को सिग्मा लिखते थे, तो कंटिन्यूअस क्वांटिटीज, इन्फिनाइटली स्मॉल कंटिन्यूअस क्वांटिटीज हो तो उनका समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया आई का, तो यूज करते हैं। तो यहां पर एक x दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, ठीक है? अब ये जो एलिमेंट है इसका मास लिखा जाए पहले तो m मास में लेंथ l है, तो dx लेंथ में कितना होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो इसका मास dm विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इसका मास हो गया। dm इंटू आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो I विल बी इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, मतलब m/l इंटू dx, m/l, ये तो dm हो गया, इंटू आर, मतलब इस एलिमेंट का एक्सिस से दूरी, इस एलिमेंट का एक्सिस से दूरी x है, तो x स्क्वायर, ये चीज है ना, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट x का रखना होगा, तो x का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू l, तो 0 से l, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से m/l बाहर, x स्क्वायर dx, x³ 3, लिमिट 0 से l, कितना हो जाएगा ये? l³ 3 और एक l
कैंसिल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आई विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ये आंसर हो गया, है ना। चलिए एक और करते हैं। देखिए ये रॉड है, मास m, लेंथ l, ये एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस और इस रॉड के परपेंडिकुलर। तो कैसे करें? तो वही चीज इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहां से x दूरी पे चलते हैं और एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं। इस एलिमेंट का मास कितना होगा? dm will be equal to mass per unit length into length। मास हो गया, तो I will be equal to इंटीग्रल ऑफ dm इंटू ये मास का एक्सिस से दूरी एक्स स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक? तो यहां से मैक्सिमम x कहां तक जा सकते हैं? यहां से कितना? l/2 तक। जो x हमने बनाया है उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू l/2 है और मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 क्या? नहीं, पीछे भी तो जा सकते हैं, -l/2 तक जा सकते हैं। तो लिमिट क्या हो गया? -l/2 से लेके +l/2। यहां और यहां में लिमिट में क्या अंतर है समझ में आ रहा होगा आपने। देखो कैसे, x लिए कहां से है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। यहां से लिए अगर तो x का मैक्सिमम वैल्यू l है और मिनिमम तो 0 से शुरू करेंगे, जबकि यहां से अगर x लिए हैं तो मैक्सिमम l/2 है और मिनिमम -l/2। तो ये हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये m/l बाहर, x³/3 लिमिट -l/2 से +l/2, m/l, ये 3 भी बाहर ले लें, m/3l। तो ये हो जाएगा कितना? l³/8 माइनस l/2 का क्यूब, मतलब -l³/8, है ना। तो यहां पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये l³/4 आएगा और 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये होगा दिस इज इक्वल टू ml²/12, एक l कैंसिल, ml²/12, है ना। चलिए, तो ये 2 डेरिवेशन हम लोग किए। अब एक चीज देखिए, अगर देखो ये मालूम होता हमको, ये पहले से मालूम होता, जैसे ये सॉल्व कर ही चुके हैं, इतना आया, कोई पूछे कि ये वाला बताइए, इसके अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, बिना ये कैलकुलेशन किए जल्दी से आंसर लिखना हो, वो पता हो अगर, तब की बात हो रही है। अगर वो आपको पहले से पता होता तो हम ये कैलकुलेशन नहीं करते, आंसर सीधा लिखते, इतना ही आता। कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। देखो कैसे, ये हम हटा रहे हैं, ये रॉड था, इसके अबाउट बताना था, और इसके सेंटर ऑफ मास से ये जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट हमको पता है कितना है आंसर। अगर वो पता हो तो इसके अबाउट बताना हो अगर आई, तो कितना आएगा? आई विल बी इक्वल टू ICM प्लस मास ऑफ द सिस्टम इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? l/2, l/2 का स्क्वायर, नहीं तो ICM मतलब कितना? ml²/12 प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, कितना आया? ये है ml²/12, ये है ml²/4, मतलब 3/12 ml², ये है, और ये 1/12, 4/12 ml²। दिस इज इक्वल टू 4/12 ml², कितना? 1/3 ml², जो लाए थे हम लोग, इसका आंसर लाए थे ना 1/3 ml²। तो इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, इस एक्सिस के अबाउट ml²/3,
है ना, ये मालूम हो तो ये बता ही सकते हैं। अच्छा, हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, कुछ नोन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन एक्सिस के अबाउट कितना कितना होता है, उसके लिए एक टेबल बनाने जा रहे हैं। पहले याद है एक बार सेंटर ऑफ मास में ऐसा काम किए थे, कुछ नोन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला लिखे थे हम लोग और कहते क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया जाएगा। वैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कुछ नोन बॉडीज का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नोन एक्सिस के अबाउट कितना कितना होता है, इसका फॉर्मूला सब याद करना है हम लोगों को, ताकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली उसको जल्दी से यूज किया जाए। आज के बाद कभी भी हम लोग रॉड के लिए इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए हमेशा, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो ये थोड़ी पूछेगा कि जेई का क्वेश्चन थोड़ी हो सकता है कभी कि ये है इसके अबाउट बताइए तो आप इंटीग्रेट करने चले, नहीं पूछेगा तो कुछ और, तो उसमें तो ये पार्ट होगा कोई ना छोटा सा, तो इसको क्यों कैलकुलेट करें, इसको याद रखना होगा कि इसके अबाउट होता है ml²/12, इसके अबाउट होता है ml²/3। चलिए, तो टेबल बनाने जा रहे हैं हम लोग एक, उस टेबल में कॉलम कौन कौन सा होगा, पहला बॉडी का नाम, दूसरे कॉलम में बॉडी का डायग्राम और एक्सेस कहाँ है उसका डायग्राम, तीसरे कॉलम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ये टेबल ऐसा बनाइए, हम सारा बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले रॉड के लिए डायग्राम हो गया, ये सेंटर से पास करने वाला ये एक्सिस, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे थे ml²/12। फिर से दूसरा रॉड के लिए, ये रॉड हो गया, ये एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर, ml²/3। एक बार और रॉड है ना, ये एक्सिस है। अब जैसे ये एक्सिस जो था वो परपेंडिकुलर था रॉड के, ये एक्सिस रॉड से थीटा एंगल पर है, तो इसके लिए होता है ml²/12 sin स्क्वायर थीटा, है ना। फिर से रॉड, और ये एक्सिस है थीटा एंगल पर, ये 90 डिग्री पे था रॉड से थीटा एंगल पर, तो ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट रॉड हो गया, रिंग, है ना, इसके नीचे जगह नहीं थी इसलिए हम अलग से, आपके नीचे अगर इसके नीचे जगह हो तो नीचे से नेक्स्ट वाला रिंग बनाइएगा। रिंग, ये रिंग है और ये एक्सिस है। पहले तो आपको समझा दें कि ये एक्सिस कैसा बनाए हैं हम। ये एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के सेंटर से पास कर रहा है। जैसे कि ये अगर रिंग है तो जो एक्सिस है वो रिंग के सेंटर से होगा और ऐसा रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रिंग का मास है m और रेडियस है r तो mr²। रिंग हो गया। डिस्क, ये डिस्क है मान लेते हैं, सर्कुलर डिस्क, और ये अगेन जो एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये डिस्क है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर था। फॉर्मूला mr²/2, है ना। सिस्टम के मास एलिमेंट्स एक्सिस से जितना दूर होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा। सही बात है ना। आपको क्या करना है, हर मास एलिमेंट इनटू उसका एक्सिस से दूरी का स्क्वायर जोड़ते चलना है। तो अगर एक्सिस से मास एलिमेंट्स का दूरी ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अब जैसे कि मान लो
एक रिंग है, एक डिस्क है, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, लेकिन तब भी रिंग के केस में इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr², डिस्क के केस में इसी एक्सिस के अबाउट कम आया mr²/2। क्यों ऐसा? क्योंकि जो डिस्क के मास एलिमेंट्स हैं, रिंग का हर मास एलिमेंट एक्सिस से r दूरी पे है। ये सब मास होंगे ना रिंग के, हर मास एलिमेंट एक्सिस से r दूरी पे है। लेकिन डिस्क के केस में कुछ मास एलिमेंट्स एक्सिस के पास भी तो हैं, कुछ r पे भी हैं, कुछ पास भी हैं। सारा मास r दूरी पे नहीं है, इसमें सारा का सारा मास r दूरी पे है ना, इसमें कम दूरी पर भी है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया है कि नहीं। एनीवे चलो ये तो अलग बात हो गई, वापस आते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख रहे थे। डिस्क हो गया, हॉलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेल जिसको कहते हैं, सिलेंड्रिकल शेल। शेल आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, एक हॉलो सिलेंडर जिसका कि खुद का थिकनेस नेग्लिजिबल हो, उसको कहते हैं शेल। हिंदी में शेल का मतलब होता है छिलका, नहीं तो ये जैसे सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर हो ऐसा, अंदर से खाली, उसका ये जो थिकनेस है, ये चीज, ये जो थिकनेस है इसका, ये थिकनेस नेग्लिजिबल हो, मतलब एकदम पतला हो, एकदम पतला, थिन। नेग्लिजिबल मतलब निग्लेक्ट किया जा सके, इतना पतला, इसका थिकनेस को निग्लेक्ट कर सके। तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे हम लोग, ऐसा बस, है ना, इसका ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये खाली है अंदर से। तो हॉलो सिलेंडर है और उसके एक्सिस के अबाउट, ये उसका एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है ऐसा। तो सिलेंड्रिकल शेल के एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला mr², मतलब जो इसका था भाई, इसका ऑल्सो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये तो हॉलो हो गया ना, सॉलिड सिलेंडर होगा, और ये उसका एक्सिस है, तो उसके अबाउट होता है mr²/2, मतलब जो इसका है वही इसका है। देखो समझते हैं, होता यह है कि डिस्क का जितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट सेम होता है। देखो क्या बात है, कैसे, क्यों ऐसे कह रहे हैं। मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, और ये जो बात अभी हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चंस में बड़ा इसको यूज करते हैं हम लोग, तो इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है बात। ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इधर से दिखाते हैं, इसको हटा के इधर बना रहे हैं फिर से। देखिए कोई सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, है ना, और इस एक्सिस के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, मान लेते हैं कुछ है, I है ना। अब हम क्या करें कि इसी एक्सिस के अलोंग इसको कंप्रेस कर दें, ऐसे दबा दें, चिपटा कर दें, है ना। कैसे? ऐसा करें कि इसका जो हर मास एलिमेंट है, यहां पर सारे मास एलिमेंट्स जो हैं उनको नीचे शिफ्ट कर दें, इसको भी नीचे ले आए, यहां रख दें, इसको यहां ले आके रख दें, इसको यहां ले आके रख दें, इसके सारे मास एलिमेंट्स को सीधा पैरेलली ऐसे शिफ्ट करके इसके बेस पर ले आए, है ना। तो क्या बन जाएगा, सोचो, डिस्क ही तो बन जाएगा ना। इसके सारे मास एलिमेंट्स को अगर पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आए तो ये ऐसा बन जाएगा, सारा मास यहां आ गया, डिस्क बन गया, है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो मासेस हैं उनको पैरेलली, एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करके ले आए हैं, मतलब इन मासेस का एक्सिस से जो दूरी है वो नहीं बदले। ये मास पहले एक्सिस से जितनी दूरी पे था, जब उसको उठा के यहां रख दिए तब भी एक्सिस से तो उतनी दूरी पे है ना, क्योंकि एक्सिस के पैरेलली ले जा रहे हैं। इसको भी एक्सिस के पैरेलली ले आए,
तो पहले ये एक्सिस से जितनी दूरी पे था अभी भी एक्सिस से उतनी ही दूरी पे है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर मास इनटू उसका एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, एक्सिस से दूरी, मास तो बदला नहीं, पहले तो मास तो वही है और उसका एक्सिस से दूरी भी नहीं बदला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि कोई ये जो सिलेंडर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा, अगर इसके सारे मास को एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे चिपटा कर दें, डिस्क बना दें, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। वही चीज यहां दिखाई दे रही है, सॉलिड सिलेंडर का जितना था डिस्क का उतना ही आंसर है। और वही बात हॉलो सिलेंडर और रिंग में नहीं, एक ये सिलेंड्रिकल शेल है हॉलो सिलेंडर, इसको चिपटा करेंगे तो रिंग बनेगा ना, तो इसका जितना होगा रिंग का उतना ही होगा। और इन्हीं दोनों में नहीं है, हमेशा के लिए ये रूल है। क्यूब का अगर पता है आपको कि क्यूब का इतना है, तो स्क्वायर प्लेट, मान लो ये एल लेंथ का क्यूब है, चिपटा करेंगे तो एल लेंथ का प्लेट बनेगा, तो जितना इसका होगा इस एक्सिस के अबाउट आंसर, उतना ही इसका भी होगा इस एक्सिस के अबाउट आंसर, सेम होगा नहीं? क्यों? क्योंकि हमने क्या, कैसे शिफ्ट किया है, कैसे दबाया इसको, ऐसा कि हर मास का एक्सिस से दूरी नहीं बदला। अगर हर मास का एक्सिस से दूरी ना बदला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिस्टम का नहीं बदलेगा, है ना? इसलिए दोनों का सेम आया था। चलिए टेबल में यहां तक लिख लिए हम लोग, और आगे लिखने जा रहे हैं। टेबल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और डायग्राम्स बनाने हैं टेबल में। अच्छा, ये सब जो बना रहे हैं ये सब कंटिन्यूअस मास सिस्टम्स है ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं, ये सब कंटिन्यूअसली मास फैला हुआ है, टुकड़ों में नहीं है, सिग्मा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसको भी हटा लें। सिलेंडर तक हो गया, अब स्फेयर। तो इसमें पहले तो हो गया हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल शेल लिखते हैं इसको। चलिए स्फेरिकल शेल ऐसे बना दिए गोल, और ये उसका एक्सिस। स्फेरिकल शेल का इस एक्सिस, सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr², और एक होता है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर इस एक्सिस के अबाउट, वो भी सेंटर से पास कर रहा है, इसका होता है 2/5 mr²। अच्छा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, क्यों है ऐसा? अब आप अपने आप को समझा सकते हैं क्यों ये कम है, ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है ना, तो यहां सब मास भी है ना, इसमें सारा का सारा मास बाहर बाहर है, तो एक्सिस से दूरी ज्यादा है। इसमें क्या है, मासेस यहां पर भी है बीच में, एक्सिस से कम दूरी पर भी मासेस है, इसलिए कम है, ये ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये हो गया सॉलिड स्फेयर और स्फेरिकल शेल। हाँ, अब देखिए स्क्वायर प्लेट और रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट सीख लेंगे अगर, तो स्क्वायर प्लेट हो ही जाएगा, है ना? चलो अच्छा बताते हैं, पहले रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब कि ऐसा कुछ डायग्राम बना ले रहे हैं, ये कोई प्लेट है, ये एक्सिस है, सेंटर से पास करने वाला एक्सिस है और प्लेट के परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ L, ब्रेड्थ B। इस प्लेट का डायमेंशन ऐसा ले रहे हैं, लेंथ L और ब्रेड्थ B, है ना? हम इसका थर्ड कॉलम इधर अगर बनाएंगे तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसलिए हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप अपना थर्ड कॉलम में ही लिखिएगा,
है ना, जैसे टेबल बना रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं ना, इधर जगह नहीं है तो इसलिए हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होता है इसका इस एक्सिस के अबाउट m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। l लेंथ है, b ब्रेड्थ है, तो m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 थर्ड कॉलम में लिखिएगा आप, है ना, ये ऐसा होता है। अच्छा सोचो कि यही अगर एक स्क्वायर प्लेट होता तो स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस है जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होते हैं, तो उसमें आंसर कितना आता? तो यहां होता क्या, मान लो स्क्वायर होता, स्क्वायर का साइड लेंथ है l, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 2 नीचे 6 हो जाता, बस ml स्क्वायर बाई 6 आंसर आ जाता है कि नहीं। तो ये हो गया, बस इतना टेबल है, ये आपको याद करना है, ये सारा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, है ना, क्वेश्चंस में यूज करने के लिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग। देखिए शुरू करते हैं। पहले तो ये रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अगर है तो I1 बताना है। तो आंसर लिखते चलिए बस। ये तो I1 तो आपको अभी लिखवा ही थे टेबल बना के कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर। ये तो टेबल में लिखा हुआ है ना। चलिए अच्छा नेक्स्ट, इसके अबाउट मतलब इसके पैरेलल और यहां से लिख देते हैं कि क्या है, ये रिंग है, नहीं तो बाद में पढ़ोगे ना तो सोचोगे कि डिस्क है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, ये रिंग है। क्वेश्चन के डायग्राम में जरूर रिंग लिख दीजिएगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ऑफ मास m रेडियस r, ठीक है। चलिए तो अब ये I1 बता दिए आप, I2 बताना है इसके अबाउट, है ना। तो कैसे करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पता है, ये बताना है। पैरेलल एक्सिस हो गया दोनों, बीच का ये दूरी r है, I1 प्लस mr स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस mr स्क्वायर, मतलब mr स्क्वायर तो था ही I1 प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। ये आंसर हो गया I2 का। चलिए तो ये हो गया I1 और I2। अब इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम यहां से इसको हटा ले रहे हैं, इसका नाम रखना है ना I3 रख दे रहे हैं। I3 बताना है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ऐसा रिंग के प्लेन में, I3 बताना है। कैसे बताएंगे देखो, इसके अबाउट अगर I3 है तो इसके अबाउट भी I3 होगा, इसके अबाउट भी तो सेम होगा ना, पिछले क्लास में सीखे थे। रेगुलर बॉडी अगर हो, रिंग है, सर्कल से ज्यादा रेगुलर क्या होगा, रेगुलर बॉडी अगर है तो उसी के प्लेन में कोई भी लाइन खींच दीजिए, सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर I3 है, क्वेश्चन में बोला है ना I3 बताना है, तो हम इसके प्लेन में परपेंडिकुलर ऐसा एक लाइन खींच दीजिए, ये भी I3 होगा। और अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ये x ये y, तो इसके अबाउट जो निकाले थे I1 IZ हो गया, ये दोनों जोड़ने पर IZ मिलना चाहिए। I1 कितना है mr स्क्वायर, I3 प्लस I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, नहीं I3 प्लस I3 मतलब 2I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ये वाला, तो इसलिए I3 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, सही बात है। चलिए ये हो गया। अब इस एक्सिस के अबाउट मतलब टेंजेंट, कोई सा भी टेंजेंट के अबाउट I4 कितना होगा, तो अब ये पता है तो शिफ्ट कर देंगे,
I4 इज इक्वल टू I3 और प्लस मास ऑफ द सिस्टम इंटू आर स्क्वायर, यहां से दूरी है r, तो I3 प्लस mr स्क्वायर। I3 मतलब कितना, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, बस हो गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इसमें तो हम बताए आपको कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एक बार अपने से करिए। ये डिस्क है ऑफ मास m रेडियस r, अलग अलग एक्सिस हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है। ये टेंजेंट है I4 ना, I1 ऐसा, I2 ऐसा, I3 ऐसा और I4 ऐसा, और एक और ले लें यहां पर, यही ले लेते हैं, चलो I5 ऐसा। ये सब का वैल्यू लिखना है आपको, फटाफट लिख दीजिए। I1 तो टेबल में लिखे थे mr स्क्वायर बाई 2, और I2 कैसा है, ये वाला नहीं, ये वाला है I2, है ना। तो अगर इसके अबाउट I2 है तो इसके अबाउट भी I2 होगा, इसके अबाउट I2 प्लस I2 इज I1, मतलब I2 इज I1 का आधा, तो I2 हो गया कितना, इसका आधा, mr स्क्वायर बाई 4, I2 आ गया। I3 टेंजेंट है, अच्छा इसके अबाउट भी तो I2 ही होगा ना, ये I2 ये भी I2, रेगुलर बॉडी, I2 पता है और I3 बताना है इसके अबाउट, पैरेलल एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, यहां से शिफ्ट, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस mr स्क्वायर, मतलब कि mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, मतलब 5 बाई 4 mr स्क्वायर। और कौन सा है, I3 हो गया, I4 ये, अच्छा I4 भी तो इतना ही आएगा ना I3 की जितना, कैसे, ये I2 और प्लस mr स्क्वायर, ये आ जाएगा I4 के अबाउट, I4 इज इक्वल टू I2 प्लस mr, मतलब mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, 5 बाई 4 mr स्क्वायर। I5 इसके अबाउट, इसके अबाउट है I1 और प्लस शिफ्ट mr स्क्वायर, तो I1 कितना, ये चीज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 3 बाई 2 mr स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चंस किए हम लोग, है ना, और करते हैं। देखिए ऐसा एक सिस्टम ले लेते हैं, ये एक रॉड है और एक ये रॉड है, दो रॉड्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया मान लेते हैं, यहां से 60 डिग्रीज पे, यहां से 60 डिग्रीज पे, दो रॉड्स हैं ऐसे ऐसे, दोनों का मास m, लेंथ l, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो इस एक्सिस के अबाउट I1 कितना होगा, तो हम आंसर भी लिखते चल रहे हैं, आप जल्दी से ट्राई कर लीजिए फिर आंसर देखिए। ये जो रॉड है इसके एंड से पास कर रहा है ये एक्सिस और रॉड से थीटा एंगल बना रहा है, तो टेबल में इसका फॉर्मूला है ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, टेबल में देखिएगा
तो इस एक्सिस के अबाउट हो गया ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज, है ना। मतलब कितना, साइन 60 √3/2 साइन स्क्वायर मतलब 1/4 ml²। नहीं, ये तो एक का हुआ ना, रुक जाओ, एक रॉड का हुआ, इस रॉड का, और इसका भी लिखा जाए तब ना टोटल होगा। इसका कितना, तो इसके भी एंड से पास कर रहा है और यहां से थीटा एंगल पे, तो इसके लिए भी कितना, इतना ही ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया 1/4 ml², 1/4 ml²/2 आ जाएगा, है ना। ये आंसर हुआ, ये हो गया 1/4 ml², ये भी 1/4 ml²। I1 हो गया। चलिए अब इसके अबाउट I2, I2 कितना होगा, तो ये जो एक्सिस है ये इस रॉड के एंड से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, तो रॉड के एंड से पास करने वाला रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml²/3 होता है। तो ये रॉड के लिए हो गया ml²/3 प्लस इस रॉड के लिए, इस रॉड के भी एंड से पास कर रहा है ये एक्सिस और रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ml²/3, ml²/3, तो ये हो गया कितना 2/3 ml², है ना। और अब इस एक्सिस के अबाउट I3 कितना होगा, तो ये जो एक्सिस है रॉड के एंड से पास कर रहा है और थीटा एंगल पर है, फॉर्मूला है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो I3 इसके लिए कितना, ml²/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस वो भी उतना ही ml²/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, मतलब ये हो गया ml²/3 इंटू कितना 1/4 प्लस 1/4 1/2 1/6 ml², दिस इज इक्वल टू 1/6 ml², है ना। ऑल्सो I1 और I3 जोड़ने पर I2 मिलना चाहिए। देखें I1 है इतना, I3 है इतना, तो ये कितना हुआ 3 ml²/6 प्लस 1 ml²/6 कितना 4/6 2/3, ये आ गया ना, सही है ना। ये दोनों जोड़ के ये मिलना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस तीनों भी वैलिड होना चाहिए ना, ये मिला के ये। चलिए तो ये क्वेश्चंस हम लोग किए, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।